हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं जो डीवी एक्ट से रिलेटेड है और जहां पर वाइफ को बहुत सारे रिलीफ मिले थे, उसके बाद हस्बैंड आगे गया और फिर हस्बैंड को रिलीफ मिले। दोस्तों, डीवी एक्ट जो कि बहुत ही कॉमन है, अगर आपके ऊपर मैट्रिमोनियल विवाद हो रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि डीवी एक्ट आएगा ही आएगा देर सवेर। तो इसलिए ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये निर्णय अभी 17 जनवरी 2026 को आया है, लेटेस्ट है, तो आपके बहुत काम आएगा। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल पहलू हैं जो मैं आपको बीच बीच में क्लियर भी करता हुआ चलूंगा। तो इस मामले में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि इस प्रकार के वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिलती रहें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स को जानते हैं शॉर्ट में और फिर मुख्य बिंदु पर आते हैं। मई 2010 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। इस विवाह से उनको एक पुत्र भी था। कुछ समय के बाद आपसी विवाद हुए और दोनों पक्षकार अलग रहने लगे। पत्नी ने अपनी तरफ से एक डीवी एक्ट का केस फाइल कर दिया, 25,000 रुपए प्रति माह की मांग करी। अगस्त 2019 में फाइनल फैसला आया जिसमें पत्नी के लिए 12,000 रुपए प्रति माह, बेटे के लिए 10,000 रुपए प्रति माह, किराए के 7,000 रुपए प्रति माह और कंपनसेशन 1,00,000 रुपए प्रति माह का ऑर्डर हुआ। यहां पे मैं थोड़ा सा स्टॉप लूंगा और यहां पे पॉज करके मैं एक जनरल बात पे आऊंगा। इस मामले को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जनरल बात पे आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डीवी एक्ट का केस आता है, सबसे ज्यादा आप घबराते हो उस फिगर को देख के जो कि सेक्शन 22 के अंतर्गत वाइफ ने मांगी होती है। सेक्शन 22 में उसने लिखा होता है कि मेरी मेंटल जो क्षति हुई, मेरी फिजिकल जो क्षति हुई, उसके लिए मेरे को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। आदमी हिल जाता है कि इतना मांग रही है, उसको लगता है कि एक्चुअल फिगर है और वो उसके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करने बैठ जाता है। एक्चुअल में वो फिगर कुछ होती ही नहीं है, वो केवल आपके ऊपर मेंटल दबाव बनाने के लिए लिखी जाती है, ना ही किसी मामले में वो ग्रांट की जाती है। मेरे मैक्सिमम मामलों में जिनमें डीवी केस फाइनल हुआ, चूंकि मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है तो आखिरी में ऑर्डर मेंटेनेंस का तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन कंपनसेशन की अमाउंट या तो 0 कर दी या फिर 20,000, कुछ मामलों में 50,000, कुछ मामलों में 80,000, मैक्सिमम 1,00,000। इससे ऊपर कभी भी कंपनसेशन की अमाउंट मेरे किसी मामले में आज तक नहीं गई। ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे भी वाइफ को केवल 1,00,000 रुपए कंपनसेशन दिया गया। लेकिन अगर आप कोई भी प्लेंट पढ़ोगे किसी की भी, तो वहां पे वो फिगर करोड़ों में होती है, तो उसका कोई भी प्रैक्टिकल लेवल पे मतलब नहीं होता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब वापस हम इसी मामले पे आ जाते हैं। जब ये डीवी एक्ट में ऑर्डर हो गया तो पति ने इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। सेशन कोर्ट में उसको कोई रिलीफ नहीं मिला और खारिज हो गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट गया। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी। अब दोस्तों, वहां पर पति ने बताया कि जो पत्नी है वो सुशिक्षित है, एमबीबीएस एमडी डिग्री धारक है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त है। और प्रूफ के लिए पति ने उसकी सैलरी स्लिप लगाई जो कि 1,38,192 रुपए की थी, जिसमें उसकी ग्रॉस सैलरी दिखाई गई थी। साथ ही पति ने बताया कि वो आयकरदाता भी है और उसके पास स्थायी आय का स्रोत है। बाकी बेटे के लिए जो कोर्ट ने बांधा है वो देने को रेडी है, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्नी को देने को रेडी नहीं है। अब दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं हो जाती कि पत्नी की इनकम थी। अब सुनिए आप पत्नी पक्ष के आर्ग्यूमेंट, जिसमें उनके वकील साहब ने कहा भले ही पत्नी कमा रही है, लेकिन उसको यह अधिकार है कि शादी के दौरान वो जिस जीवन स्तर को बनाए हुए थी उसी जीवन स्तर को बाद में भी बनाए रखे, इसलिए इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जो पति है वो लाखों रुपए में कमाई करता है और जो पत्नी है उसे घर का किराया भी देना पड़ता है, बच्चों की ट्यूशन फीस भी देनी पड़ती है, स्कूल फीस भी देनी पड़ती है, आने जाने का खर्चा भी देना पड़ता है और भी तमाम उसके खर्चे होते हैं जिसके लिए उसे बड़ी राशि चाहिए। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि मुझे होम लोन की ईएमआई भी देनी पड़ती है, कार लोन की ईएमआई भी देनी पड़ती है। अब दोस्तों, कोर्ट ने इन सब चीजों को कैसे कंसिडर किया वो यहां मैं आपको बताता हूं। यहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी एक तरफ तो किराए की मांग कर रही है, दूसरी तरफ जो उसकी सैलरी स्लिप है उसमें ऑलरेडी उसको एचआरए मिल रहा है। इसके बाद पत्नी कहती है कि वो होम लोन की ईएमआई दे रही है, जिससे यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसके पास अपना घर है। इसके बाद वो कहती है कि वो कार लोन की भी ईएमआई दे रही है, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उसके पास अपना वाहन भी है। तो कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भाई पत्नी के पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और निश्चित रूप से वो शालीनता, वो गरिमा के साथ अपना भरण पोषण करते हुए अपना जीवन यापन कर सकती है और उसे पति से किसी प्रकार की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि पत्नी का जो मेंटेनेंस था 12,000 रुपए प्रति माह, वो हाईकोर्ट ने कर दिया कैंसिल। जो किराए का था 7,000 रुपए प्रति माह, वो भी कर दिया कैंसिल और पति को बोला कि आप बेटे को 10,000 रुपए प्रति माह देते रहो, जो कि उसने खुद ही कहा था कि मैं देने को रेडी हूं। तो इस प्रकार से ये फुल जजमेंट हुआ। तो दोस्तों, हर जजमेंट से काफी कुछ सीखने को मिलता है।
इस जजमेंट को भी अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियां मैच करती है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।